हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इंश्योरेंस के कौन-कौन से प्रिंसिपल्स हैं। डेफिनेटली हमको 8 प्रिंसिपल्स डिस्कस करने हैं। प्रिंसिपल्स बहुत सिंपल हैं। हम एक बार टॉपिक को बहुत ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ द अटमोस्ट गुड फेथ, मतलब परम सद्विश्वास का सिद्धांत। मतलब इंश्योरेंस करने वाली कंपनी और इंश्योरेंस करवाने वाले पर्सन का एक दूसरे के ऊपर विश्वास होना चाहिए। विश्वास के बेस पर ही हम सब काम करते हैं, तो डेफिनेटली यहां पर इंश्योरेंस भी विश्वास के बेस पर ही होगा। अभी क्या है इस प्रिंसिपल का मतलब क्या है? कंपनी को सारी टर्म्स एंड कंडीशंस बता देनी है इस पर्सन को कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, किन टर्म्स एंड कंडीशंस को तुम्हें फॉलो करना होगा। सारी क्लैरिटी कंपनीज को कर देनी चाहिए। बात आती है जिसने इंश्योरेंस करवाना है, जिसने इंश्योरेंस करवाना है वो भी सारी क्लैरिटी खुद के बारे में दे देगा, खुद के बारे में सारी सच्चाई बता देगा। अब मान लीजिए इस पर्सन ने कंपनी से इंश्योरेंस करवा लिया 10 लाख का, कंपनी को नहीं बताया कि मुझे टीबी की बीमारी है, लाइफ इंश्योरेंस करवा लिया, टीबी की बीमारी के बारे में नहीं बताया, सोचा कि जब मरूंगा तो अपने घर वालों को क्लेम दिलवा दूंगा। 2-3 साल के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद जब क्लेम देने का टाइम आता है, कंपनी को पता लगता है कि इस पर्सन को तो पहले से ही टीबी था, इंश्योरेंस करवाने के टाइम पर ही बीमार था, पर इसने इसने ये बात कंपनी को नहीं बताई, तो डेफिनेटली कंपनी इसको कोई भी क्लेम नहीं देने वाली, इसकी फैमिली को 1 रुपया का भी क्लेम नहीं मिलेगा। मतलब इंश्योरेंस करवाने के टाइम पर हमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर कर देनी चाहिए और हमको अपनी सिचुएशंस कंपनी को बता देनी चाहिए। अगर हम कोई भी झूठ बोलते हैं तो वो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है। दूसरा हमारा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ द इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट को हम वैलिड तब कह सकते हैं जब बीमा करवाने वाले पर्सन का बीमे करवाई गई चीज या जीवन में पूरी तरह से हित हो। मैं मान लो बीमा कराता हूं किसी वस्तु का या किसी पर्सन का, मेरा इनके अंदर हित होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। इस वस्तु का अगर लॉस होता है तो मुझे भी लॉस होना चाहिए, इस वस्तु का अगर कुछ फायदा होता है तो मुझे फायदा होना चाहिए। मतलब मैं केवल उस वस्तु या जीवन का इंश्योरेंस करवा सकता हूं जिसका नुकसान मेरा नुकसान माना जाए, जिसका फायदा मेरा फायदा माना जाए। अगर मेरा किसी वस्तु या व्यक्ति के साथ सिर्फ मानसिक लगाव है, मेंटली अटैचमेंट है और मैं इंश्योरेंस करवा लेता हूं, तो वो इंश्योरेंस इनवैलिड होगा। हमारा मानसिक लगाव होना ही काफी नहीं होता है। हम जिसका भी इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं, चाहे वो वस्तु है चाहे वो व्यक्ति है, हमारा उस वस्तु या व्यक्ति में इंटरेस्ट होना चाहिए, हित होना चाहिए। जैसे कभी कभी हमें डाउट होता है कि ये व्यक्ति हमको पैसा नहीं देगा, हो सकता है कि पैसा देने से पहले मर जाए, तो मैं क्या करता हूं, उस पार्टी का इंश्योरेंस करवा देता हूं। लोग अपने डेटर्स का इंश्योरेंस करवा देते हैं क्योंकि डेटर्स के अंदर हमें इंटरेस्ट होता है, हमारा बेनिफिट होता है। हम अपनी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस क्यों करवाते हैं? क्योंकि प्रॉपर्टी को अगर कुछ नुकसान हो तो मुझे भी नुकसान होगा, तो उस नुकसान को कंपनसेट करने के लिए हम इंश्योरेंस करवाते हैं। पति पत्नी का इंश्योरेंस करवाता है, पत्नी की अगर मृत्यु हो गई तो मुझे क्लेम मिल जाएगा, मेरे बच्चों का जो जीवन है वो सुरक्षित हो जाएगा। एक पत्नी ने अपनी पति का इंश्योरेंस क्यों करवाया हुआ है? क्योंकि अगर पति की मृत्यु हो गई तो उसके बच्चों का जीवन फ्यूचर कैसे बीतेगा। तो ये ध्यान में रखकर इसी हित की मैं बात कर रहा हूं। पर ये वाला जो टॉपिक है ना इंश्योरेबल इंटरेस्ट का, ये लाइफ इंश्योरेंस के केस में, फायर इंश्योरेंस के केस में, मेरीन इंश्योरेंस के केस में अलग अलग है। लाइफ इंश्योरेंस के केस के अंदर इंश्योरेबल इंटरेस्ट है या नहीं है कब देखा जाता है? सिर्फ इंश्योरेंस करवाने के टाइम पर, इंश्योरेंस करवाने के टाइम पर। फायर इंश्योरेंस के केस के अंदर इंश्योरेबल इंटरेस्ट उस पर्सन का है या नहीं है हम कब देखते हैं? इंश्योरेंस करवाने के टाइम पर प्लस घटना घटित होने के टाइम पर, 2 वक्त चेक होता है। बात आती है मरीन इंश्योरेंस में, मतलब समुद्री बीमा के केस में। इसमें सामने वाली पार्टी का इंश्योरेबल इंटरेस्ट था या नहीं था?
वस्तु के अंदर उसका हित था या नहीं था, कब देखा जाएगा? सिर्फ घटना घटित होने के टाइम पर। मैं तीनों बातों के अंदर फिर से डिफरेंस बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इसमें बीमा करवाने के टाइम पर, इसमें बीमा करवाने के टाइम पर प्लस घटना घटित होने के टाइम पर, इसमें सिर्फ घटना घटित होने के टाइम पर। फॉर एग्जांपल, लाइफ इंश्योरेंस के केस के अंदर पति ने पत्नी का बीमा कराया, उस वक्त उन दोनों का रिलेशन काफी अच्छा था। 2 साल के बाद, 3 साल के बाद पति ने पत्नी को तलाक दे दिया और पत्नी की थोड़े वक्त के बाद मृत्यु हो जाती है, तो डेफिनेटली बीमा कंपनी पति को बीमा की राशि डेफिनेटली देगी, क्योंकि पत्नी की मृत्यु हुई है। क्योंकि जब इंश्योरेंस करवाया गया था तो पति का पत्नी में हित था, वो उसका बेनिफिट चाहता था, उसको कुछ हो ना जाए पति चाहता था। पर 2 साल के बाद, 3 साल के बाद अगर डिवोर्स हो जाता है, डिवोर्स के बाद अगर पत्नी की मृत्यु हो जाती है, तो पत्नी की मृत्यु से होने की वजह से बीमा कंपनी को क्लेम पति को डेफिनेटली देना होगा। क्योंकि जब इंश्योरेंस करवाया गया था, पति और पत्नी का रिलेशनशिप अच्छा था, उनका एक दूसरे में हित था। इसलिए लाइफ इंश्योरेंस के केस के अंदर जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं, तब ही देखा जाता है कि पर्सन का उस दूसरे पर्सन के अंदर इंटरेस्ट है या नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की ओर, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ द इनएबिलिटी। इस प्रिंसिपल को हम लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक इंश्योरेंस कंपनी केवल उतना क्लेम पास करती है जितना अमाउंट का हमने इंश्योरेंस करवा रखा होता है। पर फिर भी हम इस केस को थोड़ा ध्यान से प्रैक्टिकली देख लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास स्टॉक रखा था 50,000 रुपए का, इंश्योरेंस मैंने करवा लिया 70,000 का। देखो मैं कितना चालाक, स्टॉक रखा है 50,000 का गोडाउन में, इंश्योरेंस करवा लिया मैंने 70,000 का। गोडाउन में आग लगी, इंश्योरेंस कंपनी मुझे क्लेम कितना देगी? सिर्फ 50,000 देगी, क्योंकि कंपनी को पता है कि मैं बहुत चालाक हूं। कंपनी मुझे सिर्फ 50,000 का क्लेम पास करने वाली है। मतलब विच एवर इज लेस, स्टॉक वैल्यू और इंश्योरेंस की जो वैल्यू, दोनों में से जो कम होगा ना, हमको वही मिलने वाला है। तो ये थर्ड प्रिंसिपल है। थर्ड प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो हमें क्षति पूर्ति मिलती है, जो हमें कंपनसेशन मिलती है, वो हमारी जो वैल्यू होती है और जितना हमने इंश्योरेंस करवाया है, उन दोनों में से जो कम होता है, हमको सिर्फ वही कंपनसेट किया जाता है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। स्टॉक है 50,000 का, इंश्योरेंस करवाया मैंने 30,000 रुपए तक का। इंश्योरेंस मैंने सिर्फ कितनी वैल्यू तक का कराया है? 30,000। अगर गोडाउन में मेरा 50 के 50,000 का भी माल अगर आग लग गया, सब नष्ट हो गया, तो डेफिनेटली कंपनी मुझे सिर्फ 30,000 ही क्लेम पास करने वाली है। विच एवर इज लेस, इन दोनों में विच एवर इज लेस क्या है? 50। इन दोनों में से कम क्या है? सिर्फ 30,000। तो ये वाला जो प्रिंसिपल है लाइफ इंश्योरेंस के केस पे अप्लाई नहीं होता, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस के केस के अंदर लॉस कितना होगा हम एस्टिमेट नहीं कर सकते। बाकी लाइफ इंश्योरेंस को छोड़कर फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, इन केसेस के अंदर हम एस्टिमेशन लगा सकते हैं, पहले ही बता सकते हैं कि लॉस कितना हो सकता है। तो डेफिनेटली ये कॉन्ट्रैक्ट हमें सुरक्षा प्रोवाइड करता है लॉस के अगेंस्ट। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम कभी भी इंश्योरेंस की वजह से प्रॉफिट नहीं कमा सकते। अब ये बंदे ने सोचा था कि आग लगेगी तो 20,000 का प्रॉफिट कमाऊंगा, हम यहां पर 20,000 का प्रॉफिट नहीं कमा सकते। 50,000 का माल था, 70 का बीमा कराया, हमने सोचा कि 50 के 50,000 माल को आग लगेगी, कंपनी से मुझे 70,000 मिलेंगे। पर यह प्रिंसिपल कहता है कि मैं जो दोनों में से कम होगा वही कंपनसेट करने वाला हूं, क्योंकि प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस का मतलब क्या है? हमें लॉस के अगेंस्ट में सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना। हम रियलिटी में इंश्योरेंस क्यों करवाते हैं? क्योंकि हमें लॉस के अगेंस्ट में सिक्योरिटी चाहिए होती है। तो इसलिए हम प्रॉफिट नहीं कमा सकते, इंश्योरेंस की वजह से प्रॉफिट नहीं कमा सकते। चौथा प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ द वारंटी। वारंटी का क्या मतलब है कि जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो डेफिनेटली बीमा करवाने वाले पर्सन को फॉलो करानी होती है। ए ने इस कंपनी से बीमा कराया है, कंपनी ने पहले ही बताया होगा कि ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। जो टर्म्स एंड कंडीशंस बताई गई हैं डेफिनेटली वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन हमको फॉलो करनी होगी। अगर बीमा करवाने वाला पर्सन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं करता तो वो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएगा। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी होती हैं जो बिल्कुल इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर एक्सप्रेस कर दी जाती है, लिख दी जाती हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सप्रेस वारंटी। एक्सप्रेस वारंटी का मतलब होता है कि हमने टर्म्स एंड कंडीशन बिल्कुल अच्छी तरह से बता दी हैं,
लिखित में है, इंश्योरेंस पॉलिसी में लिखा हुआ है। अगर आपके सामने एक जगह पर जाने के 10 रास्ते हैं, तो अगर पॉलिसी में लिखा हुआ है ना कि आपको इस रास्ते से नहीं जाना है, तो डेफिनेटली नहीं जाना है। अगर आप उसी रास्ते से जानबूझकर जाते हो, कोई नुकसान होता है, कुछ लॉस होता है, तो बीमा कंपनी आपको 1 रुपया भी नहीं देने वाली है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी होती हैं जो लिखित में नहीं होती, अंडरस्टूड होती है ऑलरेडी। जो एक्सप्रेस नहीं की जाती है वो होती है इंप्लाइड वारंटी। इसके अंदर ऐसी ऐसी बातें होती है जो पॉलिसी में लिखने की जरूरत नहीं होती, फिर भी हमको माननी होती है। जैसे मान लो घर जाने का रास्ता है, हमको पता है कि हम हर रोज इसी रास्ते से जाते हैं, फिर भी हमने जानबूझकर बहुत लंबा रास्ता लिया, तो वो रास्ता क्या होगा? इनवैलिड होगा। इंश्योरेंस कंपनी के केस के अंदर ऐसा ही होता है कि मान लो एक माल मुझे दूसरी कंट्री में पहुंचाना है, समुद्र पार करके जाना है, कोई भी जहाज इस एक पार्टिकुलर रास्ते से नहीं जाता है, इस पार्टिकुलर रास्ते से नहीं जाता है, ये एक बात है, अंडरस्टूड सी बात है, सबको पता है कि ये रास्ता बहुत टेढ़ा है, कोई नहीं जाता है, पर फिर भी हमने वो वाला रास्ता चुन लिया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा इंश्योरेंस का इनवैलिड हो जाएगा। मतलब इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी होती हैं जो बिल्कुल एक्सप्रेस कर दी जाती हैं, और कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी होती हैं जो बताई नहीं जाती, अंडरस्टूड होती है, फिर भी हमको उसे फॉलो करना ही होता है। फिर आती है बात हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ द कंट्रीब्यूशन। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हम एक से ज्यादा इंश्योरेंस करवाते हैं, मान लो मैंने 3 इंश्योरेंस करवाए, तो तीनों कंपनीज क्या करवाएंगी? तीनों कंपनीज क्या करेंगी? मिलकर पे करने वाली हैं। पर यह प्रिंसिपल लाइफ इंश्योरेंस के केस में अप्लाई नहीं होता है। फायर इंश्योरेंस के केस के अंदर फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास एक 12 लाख की बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का मैंने इंश्योरेंस करवाया, नुकसान हुआ। इंश्योरेंस माने 3 कंपनी से करवाया हुआ था, ए बी सी। अब 12 लाख की बिल्डिंग है, मुझे मान लो 4 लाख का नुकसान हुआ, तो ये कंपनीज मुझे मिलकर इंश्योरेंस पे करने वाली हैं रेशो में। मैंने जिस कंपनी से जितने जितने का इंश्योरेंस करवाया होगा उसी के अकॉर्डिंग, उसी रेशो में वो लोग मुझे क्लेम देने वाली हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इससे इंश्योरेंस करवाया था 1 लाख का, इससे करवाया था 2 लाख का, इससे करवाया था मान लो मैंने 3 लाख का, तो डेफिनेटली ये तीनों कंपनीज मिलकर मुझे जो अमाउंट पे करेंगी वो रेशो में पे करने वाली हैं। मतलब मैं फालतू पैसा वसूल नहीं कर सकता। मैं सोचूं कि मैंने 12 लाख की बिल्डिंग का इंश्योरेंस करवाया था, कुछ नुकसान होगा तो तीनों कंपनी से अलग अलग अमाउंट हड़प लूंगा, नहीं हो सकता ये। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ये प्रिंसिपल लाइफ इंश्योरेंस के केस में अप्लाई नहीं होता। आप लाइफ इंश्योरेंस एक से ज्यादा कंपनी से करवा सकते हो और अमाउंट भी आपको रिसीव हो सकता है, वो आपको प्रोपोर्शनेट में नहीं मिलेगा। पर फायर इंश्योरेंस के केस के अंदर आपको जो अमाउंट मिलता है वो प्रोपोर्शनेट के अंदर कंपनीज मिलकर पे करती हैं। फिर बात आती है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सरोगेशन, मतलब अधिकार समर्पण। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मान लो मेरे प्रॉपर्टी का मैंने बीमा कराया, उस प्रॉपर्टी को आग लग गई, अब कंपनी ने मुझे क्लेम दे दिया, 50 लाख का नुकसान हुआ, कंपनी ने मुझे 50 लाख रुपए दे दिए, क्लेम मेरे पास आ गया। अब मैंने सोचा कि जो बिल्डिंग के अंदर सारा सामान पड़ा हुआ है मैं उसको बेच दूं, अब उस सामान के ऊपर मेरा कोई हक नहीं है, मुझे क्लेम मिल गया ना। अब वो सामान के ऊपर हक किसका है? इंश्योरेंस कंपनी का है। इसको हम बोलते हैं अधिकार समर्पण कर देना। मेरा जो अधिकार था ना, मैंने अब इंश्योरेंस कंपनी को समर्पण कर दिया है कि ले भाई अब ये तेरा हुआ, क्योंकि मेरी बिल्डिंग को आग लगी, मुझे क्लेम मिल गया, अब उस सामान का मुझे क्या करना है? बीमा कंपनी चाहे कुछ भी करे, अब बीमा कंपनी उस सामान को बेचे, खाए, ठीक करवाए, कुछ भी करे, वो बीमा कंपनी की हेडेक है, ठीक है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो मेरी एक बिल्डिंग थी, इस बिल्डिंग को और किसी ने आग लगा दी, इस बिल्डिंग को किसी और ने आग लगा दी, इंश्योरेंस कंपनी को पूरा हक है जिसने आग लगाई उसके ऊपर केस ठोकने का, डेफिनेटली। तो ये इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही है अधिकार समर्पण, क्योंकि जिसने आग लगाई, मैं केस करूंगा या नहीं करूंगा बाद की बात, पर इंश्योरेंस कंपनी डेफिनेटली केस ठोकने वाली है, क्योंकि उस पर्सन ने आग लगाई, आग उसने लगाई, और जबकि क्लेम हमको कौन पड़ेगा? हमको कौन पे करेगा? इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, क्योंकि बिल्डिंग मेरी थी, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम मुझे पास किया है,
पर इंश्योरेंस कंपनी उस पर्सन के ऊपर केस जरूर ठोकने वाली है जिसने इस बिल्डिंग को आग लगाई होगी। तो ये है हमारा अधिकार समर्पण का प्रिंसिपल। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ द मिटिगेशन ऑफ द लॉस। मतलब हमारा जो बात होता है, हमारा जो टॉपिक होता है वो यही है कि हमको इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम हानि को, लॉस को कम से कम करें। आग लग रही है और आग लग गई मेरी बिल्डिंग को और मैं खड़े हो गए वहां पे तमाशा देख रहा हूं, पड़ा रहे, आग लगी रहे, जलती रहे बिल्डिंग, मेरा क्या जा रहा है। मैंने फायर ब्रिगेड वालों को कॉल भी नहीं किया है, आग बुझाने का मैंने एफर्ट तक नहीं किया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर यह बात लिखी होती है कि हमको क्या करना है, लॉस को मिनिमम से मिनिमम करने का एफर्ट करना है। मैंने सोचा भाई इंश्योरेंस तो करवाया हुआ था, बिल्डिंग को आग लगेगी तो लग जाए, मेरे को क्या जा रहा है, अगर आग लगकर बिल्डिंग खत्म भी हो जाएगी मुझे तो क्लेम मिल जाएगा, मैं खड़ा होकर तमाशा देख रहा हूं। ऐसा नहीं करना है। ये एक प्रिंसिपल है, मुझे लगता है कि प्रिंसिपल छिपा हुआ है, फिर भी हमको इस बात के बारे में पता होनी चाहिए। फिर है प्रिंसिपल ऑफ द प्रोक्सीमेट कॉज, निकटतम कारण। इंश्योरेंस कंपनी जब भी हमसे कॉन्ट्रैक्ट करती है तो टर्म्स एंड कंडीशंस बिल्कुल क्लियर कर देती है कि हमको इन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना है। उस टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करने की वजह से, उस रीजन की वजह से अगर हमको कुछ लॉस होता है तो डेफिनेटली इंश्योरेंस कंपनी हमको पे करेगी। मान लो मैंने इंश्योरेंस करवाया था बिल्डिंग का, फायर इंश्योरेंस, अब बिल्डिंग पानी की वजह से डूब गई, किसकी वजह से, पानी की वजह से डूब गई, तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे 1 रुपए का भी क्लेम नहीं देने वाली, क्योंकि मैंने इंश्योरेंस किससे करवाया था, फायर इंश्योरेंस। पर बिल्डिंग कैसे डूबी, पानी की वजह से। तो डेफिनेटली हमारा कोई निकटतम कारण भी नहीं है आग लगने का, तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे लॉस नहीं देने वाली। आग किसी भी कारण से लग जाती, तारे भिड़ गई, आग लग गई, तो मेन कारण तो क्या है ना, आग लगना है ना, तो डेफिनेटली इंश्योरेंस कंपनी मुझे क्लेम पास कर देगी। पर कोई कारण आसपास भटकने वाला भी कारण नहीं है तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे 1 रुपए भी पे नहीं करने वाली। मान लो मैं समुद्री जहाज से माल लेके जा रहा हूं और जो समुद्री जहाज कंपनी के जो कर्मचारी हैं उन्होंने कुछ गड़बड़ की, मैं जिस जहाज से माल लेके जा रहा हूं उस कंपनी के कर्मचारियों की गड़बड़ की वजह से माल को नुकसान होता है, तो डेफिनेटली कंपनी हमें क्लेम पास नहीं करने वाली है। हमने इंश्योरेंस करवाया था, मान लो समुद्री जहाज का पानी में डूब ना जाए, नुकसान होता तो कंपनी पे कर देती पानी में डूबने की वजह से, पर जहाज के अंदर माल को नुकसान किसकी वजह से हुआ, कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से हुआ, तो डेफिनेटली इस केस के अंदर कंपनी हमें पैसा 1 रुपए भी पे नहीं करने वाली। मतलब कंपनी हमेशा यह देखती है कि जो भी लॉस हुआ है उस लॉस का सबसे पास वाला कारण कौन सा है, सबसे निकट वाला कारण कौन सा है। निकट वाला कारण भी अगर मिल जाए ना तो कंपनी पे कर देती है, अगर उसको खुद का कोई कारण नहीं मिलता, खुद का बताया हुआ रीजन नहीं मिलता, तो डेफिनेटली कंपनी कोई क्लेम पास नहीं करती। तो ये थे हमारे प्रिंसिपल्स इंश्योरेंस के। अगर आपके पास कोई भी बुक है, अगर उस बुक के अंदर से आप इन प्रिंसिपल्स को एक बार स्टडी कर लेंगे तो आपके प्रिंसिपल्स और भी स्ट्रांग हो जाएंगे और मन में, दिमाग में एकदम से बैठ जाएंगे। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, इस चैप्टर को हम आगे और कंटिन्यू करेंगे।